हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित कुबेर फ्रॉम द बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे इवेंट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, और लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारे इवेंट्स को डिस्कस कर लिया था, जैसे गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज और इम्प्लांटेशन। आज हम इसके आगे के इवेंट को डिस्कस करेंगे, और वो हमारा क्या, गेस्टेशन। गेस्टेशन सबसे पहली बात, गेस्टेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली अपन इसको बोल सकते हैं the time period from fertilization to the birth। ठीक है, तो गेस्टेशन का मतलब होता है जो जायगोट बना उसके अंदर डिवीजन हुए, डिवीजन का तो उनके अंदर क्या है, चेंजेस आए, यानी कि वो धीरे धीरे प्रेगनेंसी चलती गई और वो एक कंप्लीट मैच्योर बेबी में बदल गया। तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन है, जायगोट से वो बेबी के बनने तक के बीच का जो ड्यूरेशन है, तब उसको अपन बोलते हैं क्या, गेस्टेशन या फिर गेस्टेशन पीरियड। क्लियर है? तो वो जो गेस्टेशन पीरियड होगा, एक तरीके से अपन सिंपल इसको बोल सकते हैं प्रेगनेंसी टाइम पीरियड। तो अपन इसको लिख सकते हैं एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर है? तो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड, जैसे ह्यूमन के केसेस में अगर हम बात करें 9 मंथ की प्रेगनेंसी चलती है, तो वो क्या हो गया, उसका गेस्टेशन पीरियड हो गया। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन से बच्चे के कंप्लीटली बनने तक की जो टाइम पीरियड है, बनने तक का जो ड्यूरेशन है, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, गेस्टेशन कहलाएगा। इसको जनरली ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ ह्यूमन वो कितना होता है, 9 मंथ, जानते हैं हम सब लोग। क्लियर है? 9 मंथ या उसको बोल सकते हैं 270 डेज। ठीक है, अगर हम किसी और अदर ऑर्गेनिम्स की बात करें, जैसे कैट या डॉग, दोनों के लिए वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 60 डेज ये। और इन केस ऑफ एलिफेंट ये चला जाता है हमारा 640 डेज। क्लियर? तो इस तरीके से वो जो प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है, वो अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग होता है। वो हमारा कहलाता है क्या, गेस्टेशन। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोल सकते हैं, या थोड़ा बोल सकते हैं हम फर्टिलाइजेशन से बच्चे के बनने तक के बीच का जो ड्यूरेशन है, वो कहलाएगा तुम्हारा क्या, गेस्टेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को सबसे पहले अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंपली बोल सकते हैं the process of delivery of the fetus। ठीक है, अब हुआ क्या, इसका मतलब जैसे वो जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी चली, तो वो बच्चा क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया। अब वो बच्चा क्या होगा, कंप्लीटली बनने के बाद अब वो यूट्रस से या माँ के पेट से क्या होगा, बाहर आएगा। एक्चुअली माँ का पेट और यूट्रस दोनों अलग चीज होती हैं, लेकिन जनरली हम लोग गलत बोलते हैं कि पेट में बच्चा है, पेट में नहीं होता, यूट्रस में होता है, समझते हैं। क्लियर है? तो वो जो है वो फीटस क्या होगा, अब वो बॉडी से बाहर आएगा बर्थ कैनाल से होते हुए, या फिर हम ये बोल सकते हैं उसका क्या हो गया, वो जन्म लेगा। ठीक है, सिंपली तब इस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं क्या, पार्चुरेशन। यहाँ पर इसको जनरली लेबर के नाम से भी जाना जाता है, कॉमन लेवल में डिलीवरी वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो मैच्योर बच्चा है उसका बॉडी से बाहर आना, वो कहलाता है क्या, पार्चुरेशन। ठीक है, यहाँ पर एक फीटस टर्म का यूज किया गया है। तो वो जो प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा होता है, अगर वो 2 महीने से ज्यादा का है, तो उसको अपन बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं, सीखने का है, क्या बोलते हैं, फीटस। और अगर वो बच्चा 2 महीने से कम का है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन ने डिस्कस किए, अपन ने सारे के सारे अपने इवेंट्स। सबसे पहला इवेंट था हमारा गैमेटोजेनेसिस, फिर इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, और फाइनली पार्चुरेशन। यानी कि पार्चुरेशन में क्या हो गया, वो मैच्योर बेबी बनकर बॉडी से बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अपन एक ऐसे समझ सकते हैं एक कंसेप्ट कि जो गैमेटोजेनेसिस है, इंसेमिनेशन है, क्या ये सारे के सारे इवेंट दोनों फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहे हैं, है कि नहीं? तो अपन इनको बोल सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट।
समझने का है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि ये दोनों के दोनों इवेंट फर्टिलाइजेशन से पहले के हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है ये हो गया तुम्हारा क्या, फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या ये फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहे हैं सारे इवेंट, तो इन सबको अपन ने बोल दिया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर है, तो इस तरीके से अपन ने सारे के सारे इवेंट्स को देखा। लेकिन यहां पर अपन ने देखा कि ह्यूमन ने क्या किया, अपने ही जैसे बच्चों को जन्म दिया, यानी कि रिप्रोडक्शन करके। लेकिन सब जितने भी सारे के सारे एनिमल्स हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। तो इस बेसिस पर अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ कैटेगरी में एनिमल्स को। जैसे सबसे पहली कैटेगरी हो सकती है हमारी क्या, ओवीपेरस। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने नाम सुना भी होगा ओवीपेरस। ठीक है, तो ओवीपेरस को अपन ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, ओवीपेरस। ओवीपेरस कैटेगरी में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो क्या करेंगे, अंडे देंगे। ठीक है, तो अपन इसको बोलेंगे एग लेइंग एनिमल। ठीक है, लिख लो आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, लेकिन कहां, एनिमल की बॉडी से बाहर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं उनको अपन बोलेंगे क्या, ओवीपेरस। क्लियर है, अंडे देने वाले एनिमल्स क्या कहलाएंगे, ओवीपेरस। ठीक है, ठीक है, और ये बॉडी के बाहर अंडे देंगे। अब इसके अंदर आ जाते हैं तुम्हारे काफी सारे, जैसे क्रोकोडाइल ले लो, फ्रॉग ले सकते हो। ठीक है, बोल सकते हैं क्रोकोडाइल तुम्हारा क्या हो गया, क्या बोलते हैं, ये एम्फीबिया हो गया, ये रेप्टाइल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, फ्रॉग हो गया। ठीक है, लिख लो चाहो तो, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया और बर्ड्स। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हो गए जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। इनको अपन बोलेंगे एग लेइंग एनिमल, और ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं बॉडी से बाहर। तब ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं अपने क्या, ओवीपेरस। अपन देखते हैं पक्षी जो होते हैं बच्चे नहीं देते हैं, अंडे देते हैं। ऐसे ही इनमें क्या हो गया, क्रोकोडाइल भी, नवाब क्या देता है, अंडे देता है। क्लियर है, फ्रॉग भी इस कैटेगरी में आएगा जो क्या करेगा, अंडे देगा। तो ऐसे एनिमल्स जो अंडे देंगे वो क्या कहलाएंगे, अपने ओवीपेरस। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी, तो उसमें आ जाते हैं हमारे क्या, विविपेरस। क्या जाते हैं, क्या आ जाएगा, विविपेरस। अब विविपेरस जो कैटेगरी है उसमें क्या होगा, ये अंडे नहीं देंगे, बच्चों को जन्म देंगे। जैसे ह्यूमन, अपन बोल सकते हैं गिव बर्थ यंग वन। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देंगे। तब उस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे क्या, विविपेरस। क्या कहलाएंगे, विविपेरस। ठीक है, और ओवीपेरस कैटेगरी में क्या कर रहे थे, अंडे दे रहे थे, और यहां पर क्या करेंगे, बच्चों को जन्म देंगे। इसके अंदर आ जाते हैं तुम्हारे ऑलमोस्ट सबसे बेहतर एग्जांपल ले सकते हैं मैमल्स। जितने भी मैमल्स तुम्हें आसपास दिख रहे हैं, ठीक है, अब ये मत पूछ लेना मैमल क्या होता है। ठीक है, जितने भी मैमल्स तुम्हारे आसपास दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, विविपेरस। जैसे ह्यूमन हो गया, ठीक है, कैट हो गया, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैमल्स जो भी है वो क्या कहलाएंगे, तुम्हारे विविपेरस। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। अगर तुमने 11th की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा तो तुम्हें एक एक्सेप्शन मिला होगा, प्लेटिपस। क्या मिला होगा, प्लेटिपस। और एनसीईआरटी को अपन को अच्छे से पढ़ना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है, तो ये प्लेटिपस जो है वो, इसका पूरा नाम डकबिल प्लेटिपस के नाम से जाना जाता है इसको। ये जो होता है पट्टा, ये क्या करता है, इसको देना तो वैसे बच्चों को जन्म चाहिए क्योंकि मैमल है, लेकिन ये क्या करता है, अंडे देता है एक्सेप्शनली। क्या देता है, अंडे। ठीक है, तो इस तरीके से विविपेरस कैटेगरी में कौन आएंगे, जो बच्चों को जन्म देंगे, और ओविपेरस में कौन आएंगे, जो अंडे देंगे। क्लियर है, जब हम लोगों ने बात की है प्लेटिपस की, तो यहां पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि नीट 2015 में पूछा गया था। देखते हैं, क्वेश्चन ये था,
विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग animal is not a viviparous? ऑप्शंस कुछ ऐसे थे, वेल, तुम्हारा बी हो गया बैट, सी हो गया तुम्हारा एलिफेंट, क्लियर है, और फोर्थ हो गया तुम्हारा डी प्लेटिपस। क्या हो गया? प्लेटिपस। अब अपन लोगों ने सीखा है कि भाई ओविपेरस अंडे देंगे बॉडी के बाहर, ठीक है, और बेबीपेरस क्या करेंगे? बच्चे देंगे, ठीक है। और बेबीपेरस कैटेगरी में कौन आता है? मैमल्स। अब यहां पर अपन देखें तो इसमें बोला गया कि ऐसे कौन से एनिमल है जो जो बेबीपेरस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर सारे के सारे जो एनिमल्स हमें दिख रहे हैं वो सारे के सारे मैमल्स हैं, ठीक है। नहीं मालूम तो सीख लो, व्हेल जो है मछली नहीं होती है, मैमल है, ठीक है। जैसे स्टारफिश फिश नहीं है, इकाइनोडर्मेटा है, ऐसे ही व्हेल मछली नहीं है, क्लियर है। तो जो बैट है वो भी मैमल है, एलिफेंट है वो भी मैमल है, प्लेटिपस है वो भी मैमल है। लेकिन हमने बताया एक्सेप्शनली प्लेटिपस जो है मैमल होने के बावजूद भी क्या करता है? बेबीपेरस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि वो अंडे देता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? प्लेटिपस। क्लियर है। तो इस तरीके से अपन ने डिस्कस किया ओविपेरस, बेबीपेरस। अगर हम थोड़ा इसको और इलेबोरेट करें तो एक और कैटेगरी आ जाती है यहां पर, ओवोविविपेरस। देखते हैं क्या होता है। तो जो ओवोविविपेरस कैटेगरी है उसको समझते हैं। ओवोविविपेरस। अब क्या होता है, हमने बताया ओविपेरस में अंडे देंगे, क्लियर है, बॉडी के बाहर, ठीक है। बेबीपेरस में क्या करेंगे? बच्चों को जन्म देंगे। यहां पर ओवोविविपेरस कैटेगरी में अंडे तो देते हैं लेकिन वो होते हैं बॉडी के अंदर। तो अपन बोल सकते हैं एग लेइंग, अंडे देने वाले एनिमल्स इनसाइड द बॉडी। ये डिफरेंस है मेजर, इनसाइड द बॉडी। हैचिंग वगैरह होती है, बाद में मैच्योर होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर अंडे दे रहे थे बॉडी के बाहर और यहाँ पर अंडे दे रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। इनके एग्जांपल्स आ जाते हैं तुम्हारे, जैसे शार्क, स्नैक्स खाने वाले नहीं है, और तुम्हारा कुछ इंसेक्ट्स, ठीक है, ये इस कैटेगरी में आ जाते हैं ओविविपेरस कैटेगरी में, क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेन पोर्शन स्टार्ट हो जाता है यहां से, ठीक है, जिसके अंदर अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखते हैं। जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या? मेल और फीमेल। तो मेल के पास अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल के पास अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम ऑर्गन्स को क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरी में। जैसे देखते हैं, ये जो ऑर्गन्स होंगे वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही। तो पहली कैटेगरी होगी हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और या फिर प्राइमरी का साइन है, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्लियर है। इसके अंदर हमारे आ जाते हैं, जैसे मेल के अंदर आएगा टेस्टिस, पहले ही बताया था, और फीमेल के अंदर आएगा क्या? ओवेरी, ठीक है। तो ये जो टेस्टिस है और ओवेरी है वो हमारे क्या होंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इनको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नाम क्यों दिया? या फिर अपन उसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो काम करते हैं किसका? गैमीट्स फॉर्मेशन में। किसका काम करते हैं? गैमीट्स फॉर्मेशन, क्लियर है। तो ऐसे ऑर्गन जो गैमीट्स फॉर्मेशन का काम करते हैं वो कहलाएंगे हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल के केस में हो जाएगा टेस्टिस और फीमेल के केस में क्या? ओवेरी। एक चीज और समझ लो, यहाँ पर ये जो टेस्टिस है उसको अपन बोलते हैं क्या? गोनैड, या बोल सकते हैं मेल गोनैड। क्या बोल सकते हैं? मेल गोनैड। इसका एक नया नाम सीखो, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? फीमेल गोनैड। क्या हो जाएगा? फीमेल गोनैड, क्लियर है। तो इस तरीके से मेल गोनैड, फीमेल गोनैड,
या फिर जनरली गोनेड, दोनों। टेस्टिस और ओवरी को क्या बोलेंगे? गोनेड। टेस्टिस मेल गोनेड और ओवरी फीमेल गोनेड। तो ये था हमारा क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब हम बात करें जब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो गैमेट्स फॉर्मेशन में मदद नहीं करते या फिर गैमेट्स फॉर्मेशन का काम नहीं करते। तो ये क्या करते हैं? एक तरीके से फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसमें? फर्टिलाइजेशन में हेल्प, या बोल सकते हैं हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, या फिर उसको सरफेस प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सरफेस प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। या फिर अपन सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं गैमीट्स को क्या देते हैं? एक तरीके से नरिशमेंट देने का काम करते हैं, या किसी भी तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को आसान बनाने का काम करते हैं। कौन? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं सेकेंडरी के अंदर? जैसे काफी सारी डक्ट आ गई, डक्ट, ग्लैंड्स, जितनी भी सबकी बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे सबको अच्छे तरीके से। जैसे ओविडक्ट है, यूट्रस है, जिसको ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे? अपने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। अगर हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के आगे बात करें तो हमें ह्यूमन के अंदर कुछ एसेसरी कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं जो कि मेल और फीमेल को आपस में एक दूसरे से अलग करने में मदद करते हैं। जैसे लड़कों के अंदर दाढ़ी मूछें होती हैं, लड़कियों के अंदर दाढ़ी मूछें नहीं होती हैं। तो ये मेल का एक कैरेक्टर हो गया जो कि फीमेल के अंदर नहीं होता है। ठीक है, हालांकि वो जो दाढ़ी मूछों का आना है वो एक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जिसको मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, उसकी वजह से होती है। बनता कहाँ पर है? प्राइमरी सेक्स हार्मोन टेस्टिस के अंदर ही। तो यहाँ पर लिख सकते हैं उसको, मेल सेक्स हार्मोन बनाने में मदद करते हैं गैमेट्स के साथ साथ। ठीक है, तो टेस्टिस जो है वो, सॉरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है टेस्टिस, वो गैमेट्स तो बना रहे हैं, साथ ही साथ मेल सेक्स हार्मोन भी बनाते हैं। क्लियर है? ओवरी बनाएंगी फीमेल सेक्स हार्मोन, जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है? तो इस तरीके से मेल सेक्स हार्मोन बना टेस्टिस के अंदर। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि, और फीमेल सेक्स हार्मोन बना फीमेल के अंदर ओवरी में। ठीक है, तो इस तरीके से मेल्स के बाद दाढ़ी मूछें होती हैं, फीमेल्स के बाद दाढ़ी मूछें नहीं होती हैं। लड़कों की आवाज भारी होती है, लड़कियों की आवाज हल्की होती है। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं लड़कियों की आवाज हाई पिच होती है और लड़कों की आवाज लो पिच होती है। बिहेवियर की अगर हम बात करें, लड़कों का जो बिहेवियर है एग्रेसिव होता है, ठीक है, लड़कियों के कंपैरिजन में, और लड़कियों का बिहेवियर है वो शांत टाइप का होता है थोड़ा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि मेल को फीमेल से अलग करने में मदद करते हैं। जैसे मेमोरी ग्लैंड्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स लड़कों के अंदर रिड्यूस होती हैं, डेवलप नहीं होती हैं, और लड़कियों के अंदर वेल डेवलप होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि मेल को फीमेल से अलग करने में मदद करते हैं। तो आज हमने देखा, काफी सारी बातें डिस्कस की, इवेंट्स और क्या बोलते हैं ओविपेरस, विविपेरस, और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, अब आगे की बातों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके।